विद्यार्थी मित्रों, ऑनलाइन एजुकेशन में आज हम एक ऐसे गद्य पाठ का अध्ययन करेंगे जिससे हम सभी का बहुत ही गहरा संबंध है और उस पाठ का नाम है घर। इस गद्य पाठ का साहित्य प्रकार निबंध है। डॉक्टर आलोक गुप्ता ने गुजराती में से हिंदी में इसका अनुवाद किया है। इस निबंध के रचनाकार भोलाभाई पटेल है, जिनका संक्षिप्त परिचय प्राप्त करके हम इस पाठ की समीक्षा करेंगे। डॉक्टर भोलाभाई पटेल गुजराती भाषा के जाने माने साहित्यकार है। उनका जन्म 1934 में मेहसाणा निकट के सोजा गांव में हुआ। उन्होंने बनारस यूनिवर्सिटी से हिंदी, संस्कृत आदि विषयों में बीए किया। वे गुजरात यूनिवर्सिटी में हिंदी विभाग के प्रोफेसर भी रहे। अधुना विदिशा, कांचनजंगा, अग्नि एक अध्ययन आदि उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उन्हें रणजीत राम सुवर्ण चंद्रक, श्री स्वामी सच्चिदानंद सम्मान और पद्मश्री जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया है। लेखक के परिचय के बाद अब बात करते हैं उनके इस निबंध घर के बारे में। विद्यार्थी मित्रों, घर किसे कहा जाता है? क्या केवल ईंट, सीमेंट और पत्थर से बने स्ट्रक्चर को हम घर कह सकेंगे? नहीं, घर परिवार के सदस्यों के बीच स्नेह एवं संबंध से बनता है, जहां पर परिवार के सभी सदस्य सुरक्षा और अपनापन महसूस करते हैं, उसे घर कहते हैं। जहां हमारे अपने रहते हैं, उसे घर कहते हैं। देखा जाए तो घर एक भावना है जहां पर सभी मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के लिए ही जीते हैं। घर में सुविधाएं भले ही कम हो, लेकिन सदस्यों का मन बहुत बड़ा होता है। घर के सदस्य एक दूसरे के लिए त्याग करके खुश होते हैं। घर की कोई सीमा नहीं होती। घर वह जगह है जहां बिना शर्त प्यार और संरक्षण दोनों ही मिलते हैं। भोलाभाई पटेल का यह निबंध घर के महत्व को दर्शाता है और घर के साथ जुड़ी हुई घर के सदस्यों की भावनाओं की अभिव्यक्ति करता है। लेखक गांव से शहर रहने को आते हैं और वहां पर स्थायी हो जाते हैं। शहर में स्थायी होने के बाद गांव का उनका घर लगभग बंद पड़ा रहता है। इसलिए लेखक को अपने गांव में स्थित उस पुश्तैनी घर को बेच देने का विचार आता है। पुश्तैनी यानी कि कई पीढ़ियों से जो चला आता हो, तो लेखक को अपना वह घर बेच देने का विचार आता है, क्योंकि जिस मोहल्ले में उनका घर है, वहां के पुराने पड़ोसी भी अब शहर में रहने चले गए हैं। गांव के अधिकतर लोगों ने तो वहां पर स्थित अपने पुराने घर को बेच भी दिया है। इसलिए अब स्थिति ऐसी है कि लेखक जब भी शादी या मृत्यु जैसे प्रसंगों पर किसी सामाजिक रिवाज के लिए या लंबी छुट्टियों में गांव के इस घर में रहने जाते हैं, तो उन्हें बड़ा ही विचित्र लगता है, क्योंकि जिनसे उनकी पुरानी जान पहचान थी, जिसके साथ वह अपनेपन का अनुभव करते थे, ऐसे पड़ोसी की जगह अब नए पड़ोसी आ गए हैं और उनसे अभी तक इतना लगाव नहीं हो पाया है।
उनसे लेखक का इतना घनिष्ठ संबंध नहीं बन पाया है जितना कि पुराने पड़ोसियों से था। और वह नए पड़ोसी भी है जो वह भी लेखक को आगंतुक यानी कि बाहर से आए हुए या मेहमान जैसे ही मानते थे। लेखक के शहर रहने जाने के बाद बंद पड़ा रहने के कारण पुराना घर और भी जर्जरित हो गया था। चौमासे में अगर ज्यादा बारिश हो जाए तो छप्पर से पानी भी घर के अंदर आ जाता था। घर की दीवारों में दरारें पड़ गई थी। वहां पर किसी के न रहने के कारण दालान यानी कि घर का शुरुआती खुला हिस्सा, जिसे हम बरामदा या बैठका भी कह सकते हैं, तो घर के दालान में और आंगन में कचरे के ढेर लग जाते थे क्योंकि वहां पर कोई नहीं रहता था। इस सब कारणों की वजह से लेखक को अब उस घर को रखने में ज्यादा रुचि नहीं रही थी। इसलिए लेखक उस घर को बेच देने के लिए अपनी बूढ़ी माँ की अनुमति लेते हैं और उस घर को बेच देने का पक्का निर्णय कर लेते हैं। इसके लिए वे अगर कोई योग्य ग्राहक मिल जाए तो घर बेचने के लिए अपने गांव में रहने वाले एक व्यवहार कुशल मित्र से सिफारिश भी कर देते हैं। सिफारिश यानी कि किसी का कोई काम करने के लिए दूसरे से कहना। तो लेखक मित्र से सिफारिश करने के बाद एक दिन इसके लिए एक अच्छा ऑफर आता है। सामने वाला व्यक्ति भी अच्छा है, भरोसे पात्र है, इसलिए अब देर करने का या आनाकानी करने का लेखक के पास कोई कारण नहीं रहा है। अब तो यह घर उनको बेचना ही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लेखक मकान बेचने की सारी तैयारी कर लेते हैं, लेकिन उसी क्षण कुछ ऐसा होता है कि लेखक अपने मकान बेचने के इरादे को बदल देते हैं। अपने उस पुश्तैनी घर को बेचने की सारी तैयारी कर लेने के बाद उनकी मानसिक स्थिति क्या थी, इसका वर्णन करते हुए लेखक कहते हैं कि उसी क्षण मन से टीस सी उठी। टीस यानी कि रह रहकर उठने वाली पीड़ा। तो सब कुछ तय हो जाने के बाद लेखक के मन में बार बार मन को व्यग्र बनाते हुए विचार आने लगे। उन्हें लगता है कि पुश्तैनी घर आखिर क्यों बेचा जाए। घर बेचने का निर्णय लेकर उस निर्णय पर अमल करते वक्त लेखक का मन पीड़ा से भर जाता है। उनके मन में से बार बार कोई तकलीफ, कोई पीड़ा उठने लगती है और बीते हुए दिन उनकी नजरों के सामने से गुजरने लगते हैं। लेखक इस घर और इससे जुड़ी हुई सारी यादों में खो जाते हैं। इस घर का इतिहास बताते हुए लेखक कहते हैं कि 4 पीढ़ियों तक यह घर मिट्टी से बना हुआ था, यानी कि इतने सालों से यह घर कच्चा मकान था। 3-4 पीढ़ियों से चले आते मिट्टी के कमरों के स्थान पर उनके पिता ने ईंट का पक्का घर बनवाया। उनके पिता ने मेहनत करके उस मिट्टी के स्थान पर ईंट का घर बनवाया। इस घर को बनाने में घर के सभी सदस्यों ने मेहनत की। घर के सभी सदस्यों ने स्वयं मजदूरी करके इस घर को बनाया। लेखक के पिताजी घर की दीवारें खड़ी करने के लिए अपनी बैलगाड़ी में ईंटें भरकर लाए। घर की चिनाई के लिए नारा बनाने के लिए
गांव के एक आंबा तालाब से चिकनी मिट्टी वे स्वयं खोद कर लाए थे। इस घर को खड़ा करने के लिए लेखक की मां ने खुद उठा उठा कर शहतीर तक तसले चढ़ाए थे। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कितनी मेहनत और मजदूरी करके उनके माता पिता ने यह घर बनाया। जिस माता पिता ने गांव में अपना घर बनाने में इतनी मेहनत, मजदूरी और पसीना लगा दिया हो, वही माता पिता जब शहर में संतानों के मकान बनते देखते हैं तो उन्हें कितनी खुशी होती है, उसका अंदाजा क्या कोई लगा सकता है? लेखक की मां भी शहर में उनके लड़कों के जब नए मकान बनने लगे तब वेतनभोगी सुपरवाइजर की देखरेख में मजदूरों के द्वारा इन मकानों को बनते हुए देखकर मन में खुश होती है और साथ ही पिताजी से गांव के घर को कैसे खुद कितनी मेहनत करके बनाया था उसकी बातें कहती रहती है और अपने संघर्ष को याद करती है। लेखक अपने इस घर की स्मृतियों को ताजा करते हुए कहते हैं कि इसी घर में ही उनके सभी भाई बांधवों का जन्म हुआ था। यही वह घर है जिसमें उनके दाम्पत्य जीवन का शुभारंभ हुआ और इसी कमरे में उसके संतानों का भी जन्म हुआ। इसी घर में उनको पिता बनने का सुख प्राप्त हुआ। इसी घर के आंगन में लेखक अपने बचपन में खेला करते थे और फिर एक दिन इस आंगन को पार करके कंधे पर थैला लटकाकर लेखक गांव की पाठशाला में पढ़ने गए और एक दिन उसी आंगन को पार करके दूर पर गांव भी पढ़ने गए। विद्यार्थी मित्रों, लेखक कहते हैं कि एक दिन ऐसा भी आया जब वे उस आंगन को हमेशा के लिए छोड़ के शहर में जाकर बस गए। आज के समय में जिस प्रकार शादी और ब्याह जैसे प्रसंगों के लिए बड़े बड़े हॉल और रेस्टोरेंट बुक करवाए जाते हैं, पहले के समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। घर चाहे कितना भी छोटा हो, लेकिन दिल और आंगन बड़े हुआ करते थे। एक दूसरे के साथ और सहकार से ही अच्छे बुरे सारे प्रसंग घर पर ही लोग निपटाया करते थे। लेखक भी अपनी पुरानी ऐसी ही कुछ स्मृतियों को ताजा करते हैं। यही वह घर है जिसमें लेखक के भाई बहनों का विवाह हुआ था। घर के आंगन में उनके विवाह के मंडप बंधे थे। वहीं बिरादरी वालों के प्रेम सभर मिलन भी हुए। इसी घर में पड़ोसियों के साथ कभी बोलाचाली भी हुई। यहीं पर झाड़ों में अलाव के पास यानी कि सर्दियों में और अलाव यानी कि तापने की आग जैसे सर्दियों में गांव में लोग अलाव जलाकर बैठते हैं, उसी प्रकार लेखक भी अलाव के पास बैठकर उन्होंने विश्रम्भ कथाएं यानी कि अपनी निजी सुख दुख को बांटा था। गांव के लोगों का जीवन और इतना प्रेम वे इंसानों से करते हैं, उतने ही प्रेम से पशुओं का भी पालन करते हैं। इसलिए लेखक भैंस, पड़िया, बैल और बछड़े आदि को अपने परिवार के सदस्य की तरह बताते हैं। घर के सदस्य जैसे यह पालतू पशु भी इसी आंगन में बांधे जाते थे। लेखक इस घर से जुड़ी हुई स्मृतियों एवं भावनाओं में बहते हुए इस घर से जुड़े हुए अपने जीवन के
अनेक अच्छे और बुरे प्रसंगों को याद करते हैं। ऐसे सारे प्रसंगों को याद करते हैं जिनका उनके चित्त पर गहरा प्रभाव रहा हो। ऐसी घटनाओं में मृत्यु जैसे प्रसंग भी शामिल है। इसी घर में लेखक के दादी और फिर दादा की मृत्यु हुई। इसी घर के दालान में गोबर से लिपकर उस पर उन्हें सुलाकर पूजाएं की गई। कुछ वर्ष पहले उनके पिताजी को भी उनकी मृत्यु के बाद इसी दालान पर सुलाया गया था। इसी घर में लेखक ने अपने अत्यंत निकट के स्वजनों की मृत्यु के प्रसंगों को देखा था। इस प्रकार छोटे से बड़े अनेक अच्छे बुरे प्रसंगों का यह घर साक्षी रहा। इस रेखा चित्र में पुरानी यादों का स्मरण करने के बाद लेखक वापस वर्तमान स्थिति का वर्णन करते हैं। इस वक्त घर की जो स्थिति है वह कुछ खास अच्छी नहीं है। लेखक के घर के दोनों ओर दूसरे घर है, जिनमें से एक घर उनके निकट के मित्र का है, लेकिन वह घर भी आज बंद हालत में पड़ा है, क्योंकि उनका मित्र रोजी रोटी कमाने के लिए अनेक स्थलों में घूमने के बाद अब अहमदाबाद में रहने चला गया है। पड़ोस के उस मकान में उस मित्र के बाद काशी बुआ रहती थी, लेकिन उसकी भी मृत्यु को अब तो कई साल बीत चुके हैं। जिस दालान में काशी बुआ रोज पूजा पाठ या सामयिक, जिसे उपासना भी कह सकते थे, वह किया करती थी, उसी दालान में अब तो तोंद वाला एक बारोट सोता दिखाई देता है। सामने भी जो मकान थे, जिसका मालिक प्रौढ़ होकर लेकिन बिना विवाह किए ही कुंवारे ही गुजर जाता है। उसके बाद जिसने वह मकान खरीदा वह बड़े ही झगड़ालू थे। आंगन के लिए झगड़ा करके अपना हक जताया करते थे। एक दिन वह सामने वाला घर भी गिर पड़ा और अब तो वह घर नई दिशा में और नए दरवाजे के साथ पूरी तरह से बदल चुका है। इस प्रकार अपने अड़ोस पड़ोस के घरों की स्थिति भी लेखक हमें बताते हैं कि किस प्रकार वहां का वातावरण अब प्रिय नहीं रह गया है और उनके निकट के सभी लोग वहां से चले गए हैं। अब लेखक के सामने वह सारी अप्रिय स्थितियां उनके नजरों के सामने हैं, लेकिन फिर भी उनको अपना घर बेचने का मन नहीं हो रहा है। यहाँ पर लेखक बहुत ही मार्मिक शब्दों में कहते हैं कि हम अपना घर क्यों बेचें? पुराना है तो भी है तो पुश्तैनी घर। वह घर है, 4 दीवारों और छप्पर वाला कोई मकान नहीं है। मकान पैसों से खरीदा जा सकता है, बनवाया जा सकता है, पैसे लेकर बेचा जा सकता है, परंतु घर तो एक भावना है। लेखक को इस बात का अंतःकरण पूर्वक एहसास होता है कि घर सिर्फ पैसों से खरीदा या बनवाया नहीं जा सकता और घर के जिन सदस्यों और स्थितियों के कारण एक मकान घर बना था, वह तो अब बदल चुकी है। घर पैसों से नहीं बनवाया जा सकता, इसीलिए उन्हें इस बात का एहसास होता है कि भले ही घर चाहे कितना ही पुराना हो जाए, घर चाहे कितना ही जर्जरित हो जाए, भले ही यह गिर क्यों नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी यह बना रहे, क्योंकि घर तो
एक भावना है। लेकिन यहाँ पर इस निबंध का अंत नहीं आता। लेखक भावनाओं में न बहकर आखिरकार इस घर को बेचने का निर्णय लेते हैं। क्या लेखक इस घर को बेच देंगे? क्या लेखक अपने इस पुश्तैनी घर को छोड़ देने के लिए राजी हो जाएंगे? और कितनी यादें इस घर से जुड़ी हुई है जो लेखक को बार बार अंदर से झकझोर रही है। इन सारी बातों का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।